अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति जो है मादुरो और उनकी जो पत्नी उनको पकड़ लिया। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि ये हमला क्यों किया गया और अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव क्यों है। पूरी देखिए A to Z जो है एनालिसिस जो है प्रवीण सर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अब वेनेजुएला का क्या होगा। देखिए 2026 की शुरुआत जब इतनी भयावह हो तो पूरे साल क्या अनसर्टेनिटीज का दौर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, उनका भी एक बड़ा बयान आया है सामने। तो क्या वेनेजुएला पर शासन करेगा अमेरिका, और तमाम जितने भी जो सवाल उमड़ रहे हैं हमारे आपके मन में, इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं प्रवीण सर से। सर, ओवर टू यू। और इस बात को मैं ऑन स्क्रीन कहना चाहूँगा कि थर्सडे का मनी सेंट्रल में हम लोगों ने इस बात की जो है डीपर एनालिसिस कर दी थी, तमाम फैक्टर्स पर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर, इंडिया पर उसका क्या असर पड़ेगा, कमोडिटीज़ हम लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, रुपए पर भी क्या अंतर पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, मैं तो इस कहानी में एक और एंगल जोड़ना चाहूँगा सर। 1 फरवरी को पत्रकारों ने जब पूछा ट्रम्प साहब से कि आपका क्या रेजोल्यूशन है, तो उन्होंने बोला पीस। और उसके बाद देखिए 3 जनवरी को इन्होंने एकदम दरादर रॉकेट दाग दिया। आप तो कह रहे थे कि 100 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो गई है। बिल्कुल। वेनेजुएला का की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इस बात के जिक्र किए गए हैं कि जो निकोलस मैडुरो हैं उनकी पूरा जो सिक्योरिटी डिटेल है उसका पूरे का खात्मा हुआ है इस रेड में, अमेरिकन जो मिलिट्री एक्शन हुआ उसमें, और उनको कैप्चर किया गया। उनकी वाइफ सिलिया जो हैं फ्लोरेज, उनको कैप्चर करके अमेरिका ले जाया गया है। वहाँ पे उनको नार्को टेररिज्म के चार्ज लगेंगे, उन पे मशीन गन रखने की जैसे चार्जेस एक देश के राष्ट्रपति पे इस तरह के चार्जेस लगाए भाई हैं। तो वो तो अपने देश में रख रहा है ना, तो उसके फिर चार्जेस तो अब ये सोचने वही वाली बात है। हाँ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब वेनेजुएला को दरअसल अमेरिका इज इन चार्ज ऑफ वेनेजुएला, अमेरिका विल रन दी वेनेजुएला। और मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है वो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है पीट हेगसेट है ये, और आपका जो CIA चीफ है ये, और फिर आपकी जो वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ मिलके, आपका जो डेल्सी रोड्रिगेज है उनके साथ मिलके वेनेजुएला को चलाने की तैयारी है जी। तो एक तरह से, और उन्होंने साफ तौर पे ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि अगर जो डेल्सी रोड्रिगेज है अगर वो अमेरिकी लाइन को टो नहीं करेंगे, अमेरिकी लाइन पर नहीं चलेंगी, तो उनका हाल माडुरो से भी ज़्यादा खराब हो सकता है। जी। डेल्सी रोड्रिगेज जो है वो बड़ी जानकार शख्सियत मानी जाती हैं, वेनेजुएला की इकोनॉमी को उबारने वाले रोल में उनको देखा जाता है, ऑयल मिनिस्टर जो है की भूमिका में। और अमेरिका इसीलिए चाहता है कि वो इस पद पे रहे ताकि वेनेजुएला से जो में एक तो एनार्की न पैदा हो, अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड न करना पड़े, अपने सैनिक न उतारने पड़े, और रिमोटली एक पपेट गवर्नमेंट की तरह से वेनेजुएला को चलाया जा सके और ऑयल रिजर्व पर पूरी तरह से कब्जा रखा जा सके। विचार अब सर एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा। क्या ये कहानी सिर्फ तेल से जुड़ी हुई है या ड्रग्स वाला भी मामला है, उससे भी कहानी को जोड़कर देखा जाए? और तेल की बात जो हो रही है सर, तो इसके पीछे मेरे आंकड़े मैं पेश कर रहा हूँ कि देखिए दुनिया के 10 सबसे बड़े अगर तेल भंडार वाले अगर देश की सूची में निकाल रहा था तो आउट ऑफ 5 अगर देखें तो वेनेजुएला टॉप्स द लिस्ट। वेनेजुएला 303 बिलियन बैरल जो है तेल भंडार है, ओपेक सदस्य भी है सर। सऊदी अरेबिया के पास 267, ईरान के पास 209, कनाडा 163 और इराक 145। तो क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है कि 303 बिलियन बैरल तेल है इसीलिए चलो उसको कैप्चर कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वेनेजुएला के पास जो ऑयल रिजर्व है वो अकेला सऊदी अरब और अमेरिका दोनों के मिला लीजिए, यानी 267 के आसपास सऊदी अरब का और ईरान का 81 बिलियन जो बैरल है उसके आसपास अमेरिका का, इन दोनों का मिला भी ले तो उससे ज़्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। लेकिन दुनिया भर की जो क्रूड की सप्लाई है उसमें वेनेजुएला का हिस्सा सिर्फ 1% है। तो ड्यू टू सैंक्शंस, ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन, आप कह लीजिए, प्रॉपर उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब अमेरिका के हाथ में पूरे वेनेजुएला की कमान है। अमेरिका ने अभी तक वेनेजुएलन जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं जो तेल लेके जाते हैं, उन पे से सैंक्शन नहीं हटाए हैं। पूरा जो कोस्ट है वो अमेरिकी जो एक तरह से कहिए नेवल शिप है उसकी गार्ड उसमें है।
पूरे तेल पे अमेरिका का कब्जा है और अमेरिका अब जिस तरह से चाहेगा उस ऑयल के साथ डीलिंग करेगा। सर पेट्रो डॉलर वाला भी एक कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा था, कहा जा रहा था कि बिल्कुल। वेनेजुएला बीच में जो है डॉलर में जो है ट्रेड करने से मना कर दिया था, उसको बिल्कुल। ने दूसरी करेंसीज को ऑप्ट किया था, इस वजह से भी अमेरिका चिढ़ा हुआ था। नहीं, अमेरिका ने देखिए 2017 में वेनेजुएला पे कई सैंक्शंस लगाए थे। उसमें वेनेजुएला को डॉलर के जो ट्रेड वाला सिस्टम है इस सब से बाहर कर दिया था। कई तरह की फाइनेंशियल उस पे सैंक्शंस लगाए गए थे। फिर वेनेजुएला ने चीन और रशिया को तेल देना अब स्टार्ट कर दिया। वेनेजुएला ने क्या कहा, और ख़ासतौर पे माडुरो ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम रेनबिम्बी चाइनीज़ जो करेंसी है युआन, उसमें, रूबल में, यूरो में, इसमें हम तेल बेचेंगे, इसका पैसा लेंगे तेल इन करेंसीज़ में। और भारत तक को ऑफ़र किया था कि आप हमसे जो है रुपये में ट्रेड कर सकते हैं, आप हमसे तेल लीजिए और रुपए में पेमेंट कीजिए जी। अब वेनेजुएलन जो क्रूड है वो बहुत हैवी क्रूड है एग्जैक्टली। और उसकी रिफाइनिंग करना हर किसी के लिए, हर रिफाइनरी के लिए आसान नहीं है। तो भारत में जो है रिलायंस की जो रिफाइनरी है जामनगर वाली जी। उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इसको कर सकती है। तो पेट्रो डॉलर जो है, जो 1970 के दशक में अमेरिका ने एक व्यवस्था बनाई कि पेट्रो डॉलर के जरिए पूरी दुनिया का ऑयल का लेन देन होगा। जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो तेल के बदले डॉलर देंगे, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उस जो डॉलर मिलेंगे उससे या तो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदेंगे या फिर यूएस के फाइनेंशियल मार्केट्स में उस पैसे को लगाएंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि भले तेल की डील मान लीजिए भारत और सऊदी अरब के बीच में हो रही है, लेकिन कमाई उस तेल की डील में अमेरिका को हो रही है। उस तेल की डील का चूंकि डॉलर में एक्सचेंज हो रहा है इसलिए उससे डॉलर को मजबूती मिल रही, दुनिया भर में अमेरिकन जो हेजेमनी है उसको मजबूती मिल रही। तो पेट्रो डॉलर दरअसल एक बड़ी वजह रहा है इस पूरी कहानी का कि वेनेजुएला पे कब्जा करने की आखिर ट्रंप को क्यों स्टेप उठाना पड़ा। जी। अब प्रवीण सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि भारत को जो है थोड़ा फायदा हो सकता है। एक रिपोर्ट भी आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि 1 अरब डॉलर का जो है बकाया वो मिल सकता है, यानी इसको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ये पूरा मामला है क्या? इसको हम आपसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए उसमें एक तो ओएनजीसी विदेश की आर्म के जरिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग $500 मिलियन का एक जो पैसा डिविडेंड के तौर पर फंसा हुआ है जी। इसके अलावा जो पहले रिलायंस नहीं ले पाता था सर, हाँ, वो बोला जा रहा है, वो भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि अब जो भाई अमेरिका टेक ओवर कर लेगा तो अब शायद जो है रिलायंस की जो है बातचीत शुरू हो सकती है और वहाँ से वो जो तेल लाएंगे उसको ये लोग रिफाइन करेंगे और उससे इनकी जो है ओआरएम्स में जो है बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए है चक्कर ये है कि ब्रेंट भारत का जो क्रूड बास्केट है, भारत जो क्रूड खरीदता है वो उसको ब्रेंट के उस पर प्राइसिंग उसकी होती है। भारत जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है उससे $5 से $8 के डिस्काउंट पे वेनेजुएला क्रूड देता है। और चूंकि रिलायंस के पास ये कैपेसिटी है कि वो इस क्रूड को रिफाइन कर सके, ऐसे में अब चूंकि एक और चीज़ है, रूस के तेल पे लगी है पाबंदी, सैंक्शंस लगे हुए हैं, ऐसे में भारत वेनेजुएला के या ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, ये वेनेजुएला से क्रूड खरीद सकती हैं। अमेरिका के आने से क्रूड की सप्लाई लाइन वेनेजुएला से खुलेगी, सैंक्शंस हटेंगे और वहाँ से, और अमेरिका ने कहा भी है कि कोई भी देश खरीद सकता है, चाइना भी खरीद सकता है, दुनिया के दूसरे देश खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका की शर्तों के हिसाब से खरीदेंगे। अमेरिका तय करेगा किसको कितना क्रूड देना, कैसे देना है, किस रेट पे देना है, किस रेट पे देना, और उसमें अमेरिकी कंपनियां इन्वॉल्व हैं कि नहीं। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप एक्सप्लोरेशन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग जो वेल है, जो कुएं हैं, रिग्स हैं, उनके जरिए जो तेल का आउटपुट हो रहा है उसको बेचा कैसे जाएगा, उस पर पूरा दरअसल कंट्रोल अमेरिका का रहेगा। अमेरिका ने कहा कि जंग में जितना पैसा खर्च हुआ है वो सब पैसा साहब हम इनसे निकालेंगे, इसी तेल को बेच के निकालेंगे, हम बहुत अच्छा खासा पैसा बनाने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो अल्टीमेट गोल जो है वो पेट्रो डॉलर, चाइना को काउंटर करना, इस सब के साथ साथ एक बड़ा गेम ये भी है कि अमेरिकन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है, ऐसे वक्त पे पहुंचाना जब अमेरिकन इकोनॉमी डिस्ट्रेस में दिखाई दे रही है, जब टैरिफ के चक्कर में बड़ा परेशानी है, जब अमेरिकन लोग महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर है और जब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स
बड़े निचले स्तर पे है विशाल। चलिए सर, अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2026 की जब शुरुआत ही ऐसी हो सर, और जब मनी सर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि नए साल जो है नई उम्मीदों के साथ आता हुआ दिखेगा, जितने भी जो अनसर्टनिटीज़ के जो बादल हैं वो छटते हुए नजर आएंगे, सब कुछ जो है बैक टू द नॉर्मलसी पे आते हुआ दिखेगा। लेकिन शुरुआत ही जब ऐसी हो सर, एकदम धमाकेदार, एकदम मतलब समझ जाइए कि अनसर्टनिटीज़ तो पूरे साल मुझे लगता है कि बना रहेगा। और अभी भी देखिए, अंडर इंडिया यूएस की बात की जाए तो अभी भी जो है ट्रेड डील होता हुआ दिख नहीं रहा है, और तमाम अभी भी जो चैलेंजेस हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसेस को देखिए, वो भी जो ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। कैसे देख रहे हैं, और नया साल का जो प्रोजेक्शन आपको कैसा लग रहा है सर? नहीं, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था जब साल के पहले दिन हम लोगों ने मनी सेंट्रल को डिस्कस जी। किया था, तब हमने पूरा वेनेजुएला की क्राइसिस से लेके चाइना तक की चीज़ें, जो चाइना ने ताइवान के वन चाइना पॉलिसी। एनसर्कलिंग करते हुए जो ड्रिल्स की थी, उस पर डिस्कस किया था। देखिए, 2026 मुश्किल भरा साल साबित हो सकता है, और इसके बिल्कुल शुरुआती हिंट हमको एक हफ्ते पहले हफ्ते में ही इसके हिंट मिल गए हैं कि किस तरह का नया साल हो सकता है। अमेरिका ने, और इस बात को लेके भी बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं कि क्या अमेरिका ने रूस के साथ एक डील अमेरिका की हो गई कि आप यूक्रेन में आपको कंसेशन मिलेंगे, आप डोनबास को ले लीजिए, आपके सारे सैंक्शन हटेंगे, तेल आप बेचिए, बाकी सारा ओके है, लेकिन हम वेनेजुएला पे अपना कब्जा करेंगे। रूस ने कहा कि ठीक है, आप ओके, आप अपना वहाँ कर लीजिए, यहाँ यूक्रेन वाला खेल हमारा। ओके। इधर इन दोनों का खेल हो जाएगा तो चीन कहेगा कि अब ताइवान आपने वेनेजुएला से वहाँ के राष्ट्रपति को ही कैप्चर कर लिया, तो यहाँ तो हमारा एक्सपोर्ट खून का करके रिश्ता अपने है। यहाँ ले गए, तो यहाँ तो वो कह रहे हैं कि साहब वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत आता है। दुनिया के ज़्यादातर देश ताइवान को रिकॉग्निशन भी नहीं देते, तो चीन के लिए बहुत आसान क्या नहीं होगा कि वो जो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट कर ले, अपने यहाँ चीन में ले जाए, मेनलैंड में ले जाए। और अगर चीन और ताइवान की छिड़ेगी तो इधर ईरान वैसे ही परेशान है। आप देखिए, वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ उसके बाद जो खमेनेई है, जो सर्वोच्च नेता है, उनके कई ट्वीट आए, उन्होंने कहा कि हम जो है एनिमी को घुटनों पे ला देंगे। तो क्या मिडिल ईस्ट में नई क्राइसिस छिड़ने वाली है? ईरान को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जनता वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। अमेरिका ने कह दिया कि अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे गोली चली तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। खमेनेई ने कह दिया है कि जितने प्रोटेस्टर्स हैं इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल, जब वेनेजुएला के साथ ये सब हुआ, इस सब में हुआ। तो अभी एक हफ्ता भी पहले साल का, मतलब नए साल का बीता नहीं है, और दुनिया इतने मुश्किल भरे मुहाने पे खड़ी हुई है, और बाकी के देश ये सब देख रहे हैं। क्या छोटे देश बड़े देशों के हाथों खा लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे? एग्जैक्टली सर। दुनिया में और देश, देखिए, इससे दो तरह की चीजें पैदा हो रही हैं, एक भय या कंसर्न, और दूसरा अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे देशों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे अमेरिका देखेगा कि क्या क्यूबा को मैं ले सकता हूँ, ग्रीनलैंड जो है, जो मिनरल रिच है, लोग उसके झंडे पे अमेरिका के झंडा बना रहे हैं कि साहब ग्रीनलैंड तो अब हमारा है। और ट्रंप कई बार बोल भी चुके हैं, मतलब ओवर एक्सपेंशनिज्म वाली जो बात सामने आती बिल्कुल थी, एक्सपेंशनिज्म, वो जो बिल्कुल औपनिवेशवाद, जो कॉलोनियलिज्म है, वो अब होता हुआ नए दौर में नई तरीके का उपनिवेशवाद हम होते हुए यहाँ पे देखेंगे। और ये पूरा साल इसी सब कवायद में, इसी सब संघर्षों की भेंट भी चढ़ सकता है, क्योंकि जंगें रुकने का नाम नहीं ले रही, नई जंगें शुरू होने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। चलिए सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि मार्को रूबियो वाला जो है एक स्टेटमेंट, वो बहुत वायरल हो रहा है। आपने भी कहा था न्यूज़ रूम में कि डिस्कस करेंगे इसको। विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उनके तरफ से क्या बयान आया है जिनको बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात कही जा रही है? नहीं, मार्को रूबियो, देखिए, मार्को रूबियो का एक तो आपको बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर है और ट्रंप के बेहद ख़ास है, उनका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का है, यानी लैटिन अमेरिका का उनका ओरिजिन है। वो स्पेनिश भी बोल लेते हैं और वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। आपका जो मायामी है वहाँ पे पले बढ़े हैं, लेकिन क्यूबन मूल के एक्साइल्ड फैमिली के वो सदस्य हैं। वहाँ पे सेनेटर वगैरह रहे अमेरिका में, और उसके बाद उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ट्रंप का मानना ये है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर या जो लैटिन अमेरिका है, वेनेजुएला या क्यूबा या कोलंबिया, इन कंट्रीज़ की, या मैक्सिको, इन कंट्रीज़ के बारे में अगर किसी को सबसे ज़्यादा जानकारी है तो वो मार्को रूबियो है। ओके। हाँ, इसीलिए
ट्रंप ने मार्को भरोसा रूबियो जताया। को ये जिम्मेदारी दी है कि वो आपके डेल्सी रोड्रिगेज के साथ डील करें, उनके साथ बात करें और पीटर हेगसेट के साथ मिलकर एक इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसको चलाने की जिम्मेदारी, या वेनेजुएला को दरअसल अमेरिका चलाएगा तो मार्को रूबियो के जरिए चलाएगा, या आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मार्को रूबियो इज द इंटरिम, हाँ अनरिटन फेस ऑफ वेनेजुएला। वो वेनेजुएला के दरअसल एक्चुअल राष्ट्रपति वो है, बाकी जो डेल्सी रोड्रिगेज है या बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो दरअसल उनके कहे और वो बहुत एंटी कम्युनिस्ट है मार्को रूबियो, और लंबे समय तक उन्होंने क्यूबा या बाकी जो वेनेजुएला जैसे जो देशों की जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया है जी। तो इसलिए उनको ट्रंप की पहली पसंद माना गया है इस पूरे ऑपरेशन के लिए। विशाल।